railway station dream, and I want you to be my queen. हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट एंड एकेडमी लॉ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। टुडे आज हम आपके सामने लिमिटेशन का सेक्शन 5 आपके सामने डिस्कस करेंगे, जो देखने और समझने में तो बहुत छोटा है, बट जब उसमें मेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे सामने वही प्रॉब्लम आती है कि हम उसमें क्या लिखें और किस तरह के मेंस के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो उस मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी ही लैंग्वेज में एक क्वेश्चन तैयार किया है। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरी वीडियो जब भी देखा करें शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। मैं अपनी किसी भी वीडियो में कहीं की भी कॉपी की हुई चीज़ नहीं डालता। मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने हिसाब से सही चीज़ आपको दूँ, और आपसे भी ये उम्मीद करूँगा कि आप मेरी वीडियो को देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आते हैं हम अब अपने लिमिटेशन एक्ट की ओर। दोस्तों, जब हम सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ बीपी इन सर्टेन केसेस उसकी हेडिंग है। पहले मैं अपने फर्स्ट एंड एकेडमी लॉ क्लासेस को अंडरलाइन कर दूं, जिससे ये मेरे खुद के ही लिखे हुए नोट्स हैं। तो दोस्तों, जब हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो उसके अंदर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले आता है। कंटिन्यूएशन ऑफ डिले डज नॉट अप्लाई ऑन ए सूट एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। सबसे पहले हम कोई भी सेक्शन हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं पहले वो कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ नहीं। तो हमने जैसे सेक्शन 5 को पढ़ा तो वो सूट और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, पर अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर वो अप्लाई होगा। जैसे कॉज ऑफ एक्शन हमारा शुरू होता है और हमारा पीपी मीन्स होता है प्रिस्क्राइब पीरियड। जो हमारा प्रिस्क्राइब पीरियड है वो हमारा यहाँ पर है। सपोज करिए कॉज ऑफ एक्शन यहाँ, प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ, और हमारा समय किसी कारणवश निकल गया तो हमने अपील यहाँ पर फिल की। क्या कोर्ट हमें उस अपील को अलाउड करेगा या नहीं, इसके लिए हम सेक्शन 5 की हेल्प लेते हैं। द एप्लीकेंट विल फाइल द एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। देखिए, ये पूरा लिखना ज़रूरी है लिमिटेशन एक्ट, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा सेक्शन 5 किसका। इफ द कोर्ट फाइंड दैट he has a sufficient ground for not filing the appeal and opposite party will not suffer any material loss. Material loss means कि किसी भी तरह का impact ऐसा नहीं आएगा अपोजिट पार्टी को जिसके कारण हम अपील अलाउड नहीं करें। Then the delay will be continued and court will allow the appeal. दोस्तों, ये हमारा सेक्शन 5 हमने पढ़ा। अब इतनी बातें तो हम नॉर्मली बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो निकल जाएगी, बट माइंड में हमारे क्वेश्चन उठते हैं। क्या उठते हैं? जो हमने नई चीज़ क्या देखी। पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये उठता है, वाई सेक्शन 5 कॉल्ड डबल डिस्क्रिमिनेशन लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 5 को डबल डिस्क्रिमिनेशन लिमिटेशन एक्ट क्यों कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में उठता है, वाई अपील इज नॉट अलाउड व्हेन सफिशिएंट कॉज इज गिवन इन सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे अगर सफिशिएंट कॉज दी जाए तो हमें तो अपील मिलनी चाहिए, बट ये क्वेश्चन आपके मेंस के सामने आ गया कि वाई अपील इज नॉट अलाउड व्हेन सफिशिएंट कॉज इज गिवन सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट। तो इसका भी मैं जवाब दूंगा। तीसरा क्वेश्चन, ऑन होम सेक्शन 5 बर्डन ऑफ प्रूफ लाई विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केसेस इफ एनी नेग्लिजेंस ऑफ एप्लीकेंट अर्लियर डेज allowed to relieve section 5 explain. Or further, section 4, question number 4, why court could not strict while using section 5 limitation. कोर्ट हमारी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होती जब हमारी सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमारा लागू होता है। तो दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन हैं
अब इन 4 क्वेश्चन में से मैं इस वीडियो में चारों क्वेश्चन के जवाब देना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में दूंगा और 2 क्वेश्चन के जवाब अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आई होप आप मेरी वीडियो को ध्यान लगा के देखते रहिए, प्लीज़ नोट करते रहिए साथ के साथ, जिससे मुझे भी ये जानकर बड़ी अच्छी लगती है जब मेरे पास कमेंट आते हैं लोगों के कि भाई मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो जब ऐसे मैं कमेंट जब भी पढ़ता हूँ और आप लोग मुझे पॉजिटिव रिव्यू देते हैं तो मेरे अंदर एक एनर्जी आती है जिससे कि मैं कुछ नया सोचता हूँ। जब मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। जब मेरे सामने क्वेश्चन आया कि इन लिमिटेशन एक्ट बाय सेक्शन 5 कॉल्ड डबल डिस्क्रिशन, तो मेरा जो आंसर होगा, जो मेरे हिसाब से मैंने लिखा है, एज पर रीड सेक्शन 5 एक्सप्लेनेशन। हमने सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन जो पढ़ी, एप्लीकेंट वाज मिसलेड बाय एनी जजमेंट ऑर्डर प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन कंप्यूटिंग द पीपी मीन्स प्रिस्क्राइब पीरियड, दिस इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब पीरियड मे बी सफिशिएंट कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो हमने जब एक्सप्लेनेशन पढ़ी उसमें वर्ड पढ़ा मे का मतलब हो गया डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पर डिपेंड हो गया, वेदर कोर्ट अलाउड वेदर नॉट अलाउड। पर जब हमारे सामने सारी चीजें आ जाती हैं तो हमें सफिशिएंट कॉज यदि हमारे पास है, इफ सफिशिएंट कॉज प्रूव देन ऑल्सो द कोर्ट में अलाउड एप्लीकेशन। यदि हमारे पास सफिशिएंट कॉज है तो जाहिर सी बात है कोर्ट अलाउड एप्लीकेशन कर देगी। इवन इफ सफिशिएंट कॉज प्रूफ द कोर्ट मे और मे नॉट एडमिट द एप्लीकेशन। कई बार ऐसा होता है सफिशिएंट कॉज होते हुए भी कोर्ट हमें मे और मे नॉट एडमिट द एप्लीकेशन करती है। तो जब ये वाली चीजें आती हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोर्ट गेट्स द डबल डिस्क्रिशन हियर, जहां पर कोर्ट को डबल डिस्क्रिशन मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? फर्स्ट द कोर्ट विल एग्जामिन द सफिशिएंट कॉज। सबसे पहले कोर्ट एग्जामिन करेगी, फर्स्ट की जगह आप लिख सकते हैं फर्स्टली, ठीक है, फर्स्ट मैं काट रहा हूं, मैं जानबूझ के और अनजाने में भी मुझसे वही मिस्टेक होती है दोस्तों जो आपसे पेपर में होगी। तो प्लीज नोट डाउन जरूर करिए, नोट डाउन करने के बाद ही पता लगता है कहाँ क्या मिस्टेक है, और अगर और कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसे आप अपने हिसाब से ठीक करिए। मैं जानता हूँ आप लोग शायद मुझसे कहीं बेहतर हो, बट ये वाला हमारा जो प्रयास है ये उन लोगों के लिए है जो शायद जिनके हेल्प करने वाले लोग कम हैं, उनमें से मैं उनका साथी बनना चाहता हूँ। The court get double discretion here. Firstly, the court will examine the sufficient cause. After that, also the court may or may not admit the application. तो सबसे पहले तो एग्जामिन करेगी सफिशिएंट कॉज है नहीं है, उसके बाद कोर्ट मे और मे नॉट एडमिट द एप्लीकेशन, फिर कोर्ट के ऊपर हमारा ट्रांसफर हो गया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्लासेस, ये आप लिखना मत बेशक, बट फिर भी ये मेरा व्यू है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एकेडमिक लॉ क्लासेस, द कोर्ट इन सेक्शन 5 of Limitation Act has given a double discretion. Firstly, discretions to find or examine whether the cause present by the applicant is sufficient or not. सबसे पहले कोर्ट देखेगी जो हम कॉज दे रहे हैं वो हमारे सफिशिएंट है या नहीं है, और यदि वो हमारे कॉज सफिशिएंट है तो अलाउड कर देगी, बट किसी सिचुएशन में अलाउड नहीं करती। यही दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने देखा मेरे मन में कहाँ से आए क्वेश्चन? जब मैंने पढ़ा, समझा, रिसर्च की तो मेरे मन में क्वेश्चन आया तुरंत ही। मेरे मन में क्वेश्चन आया, वाई अपील इज नॉट अलाउड व्हेन सफिशिएंट कॉज गिवन इन सेक्शन 5। अपील क्यों नहीं अलाउड होती अगर हम सफिशिएंट कॉज दे देते हैं? तो इसका मैंने फर्स्टली पॉइंट ऊपर लिख दिया, वंस द कोर्ट Once the court find cause is sufficient, then the second stage discretion will be see whether the application should be allowed and not. अब जब कोर्ट को sufficient reason तो दे दिया हमने, फिर वो सेकंड स्टेज पर आएगी। सेकंड स्टेज क्या है? डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन कहाँ से मिला? हमने पीछे पढ़ा ना क्वेश्चन में, मे था, मे से डिस्क्रिशन किसको मिल गया? कोर्ट को। यहाँ डिस्क्रिशन किसको मिला है दोस्तों? कोर्ट को।
जब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन मिला, विल बी सी वेदर द एप्लीकेशन शैल बी अलाउड और नॉट, फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकेंडली ये देयर नहीं है, हेयर है, हेयर। Secondly, here the court have to examine the circumstances of respondent also, and it has to see whether the respondent will suffer irreparable loss if the application is allowed. साथ में ये भी देखेंगे हम, जो रेस्पोंडेंट है क्या वो ऐसा लॉस तो नहीं पा रहा जो इरिपेरेबल है, जिसका हम रिपेयर ही नहीं कर सकते। यदि यस है, अगर ऐसा इरिपेरेबल लॉस है, then the court will not allow the application despite the sufficient cause being proved. फिर कोर्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेगी, चाहे आप कितने भी सफिशिएंट कॉज ले आइए, चाहे आप कितना भी प्रूफ कर दीजिए। जब कोर्ट को दिखता है अगर हमने आपकी अपील अलाउड भी कर दी और इवन आपकी अपील अलाउड होने के बाद हम आपकी बात मान भी जाते हैं, बट उस बात को मानने से भी कोई फ़ायदा नहीं दिखता, तो कोर्ट अपना एक कीमती समय खराब नहीं करेगा, आपका भी नहीं करेगा, और कोर्ट के पास बहुत काम होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लिया, जिससे मेरी इतनी सारी बातें शायद आपको एग्जाम में याद ना रहे, बट ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे सपोज डब्लू फाइल डिवोर्स प्रोसीडिंग। डब्लू एक पर्सन है जो फाइल करता है डिवोर्स प्रोसीडिंग, और डिग्री भैया ग्रांट हो गई, ठीक है, डिग्री ग्रांट हो गई कि भाई ठीक है हम आपका अलाउड कर रहे हैं, और अपील 90 डेज के अंदर, ठीक है, अपील। डब्लू मैंने यहाँ पर वाइफ को सोचे, ठीक है, डब्लू मीन्स वाइफ है, वैसे आप सीता गीता ए एंड बी सी कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ मैंने डब्लू वाइफ ने फाइल किया डिवोर्स प्रोसीडिंग और डिग्री ग्रांटेड हो गई। अब अपील मेरे पास 90 डेज में है, ठीक है, बट 90 डेज के बाद 92 जैसी हुआ तो 90 डेज पूरे हो गए। जो वाइफ थी उसे लगा भाई अब अपील का समय पूरा हो गया, अब भाई डिवोर्स भी मिल गया, तो भाई अब जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर डिवोर्स ग्रांटेड हो गया तो कोई भी पर्सन सेकंड मैरिज कर सकता है, ठीक है, ही एंड शी एलिजिबल टू गेट मैरिड, इट इज़ अ लीगल राइट। तो ठीक है, डब्लू गेट मैरिड हो गया, बट 200 डेज के अंदर हस्बैंड ने, जब 200 डेज बीत गए, हस्बैंड ने फाइल्स की अपील along with the application under section 5, ये अंडर सेक्शन 5 है, ठीक है, अंडर सेक्शन 5 मैंने लिखा है, थोड़ा सा स्पेस तो मैंने सोचा कि स्पेस प्रॉब्लम दूर किया जाए, तो उसने एप्लीकेशन फाइल कर दिया। तो उसने अपना क्या एक्सक्यूज दिया, जाहिर सी बात है 200 डेज बाद आया है तो कुछ ना कुछ बड़ी बात लाएगा, बिल्कुल लाया, एच मस्ट मीट एन एक्सीडेंट, एच का भी एक्सीडेंट हो गया, दैट्स व्हाई ही कुड नॉट फाइल अपील। जब एच का एक्सीडेंट हो गया और ही कुड नॉट फाइल अपील, इट मींस दिस इज अ सफिशिएंट कॉज टू ग्रांट अपील, ठीक है, कोर्ट सोचती, बट दूसरी प्रॉब्लम होती है इसके बीच में आगे फाइल के दिन वाइफ को शादी कर चुकी है और डाइवोर्स रोक कर ना रोक कर बंद, उसका क्या होगा जिससे उनकी शादी हो। तो इस सिचुएशन में आप एक सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस से बोलिए, क्या अपील मिलनी चाहिए या नहीं, बताइए, क्या सिचुएशन में अपील मिलनी चाहिए नहीं है ये? तो मेरा तो जवाब नो होगा, और लॉ भी नो ही कहता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि मे और मे नॉट, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो दोनों क्वेश्चन के दोस्तों जवाब मिले आपको। क्वेश्चन पढ़ने से आपको लगा होगा पहले कि डबल डिस्क्रिप्शन क्या है, ये तो कभी सुना नहीं है, बट जब आप आंसर सुनते हैं तो फिर मेरे सामने काफ़ी स्टूडेंट आएंगे, अरे सर ये तो हमें पता था। तो मेरा जवाब ये होगा कि पता तो भाई सबको ही सब कुछ होता है, बट व्हेन एवर राइट आ एनी क्वेश्चन एंड आंसर, दैट टाइम नो दैट पर्सन टू नो दैट थिंग्स, वो उसे उस दिन समझ में आता है जब वो कोई आंसर लिखता है कि उसे कितना पता है कितना नहीं पता। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की सिर्फ मैं इतनी रखता हूँ, और आगे आने वाली वीडियो के अंदर मेरे बचे हुए 2 क्वेश्चन थे जो मैंने अभी डाले कि भाई किस पर जाएगा रिलेवेंट केसेस। अब अगर उस क्वेश्चन का जवाब पूछे किस पर जाएगा तो जाहिर सी बात है एप्लीकेंट पर जाता है बटन पर, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लो जी,
ऑनम सेक्शन 5 वर्ड ओवरफ्लाइज आंसर तो आपको भी पता है, बट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केसेस। अब मैं आपके सामने दोस्तों केसेस लाऊंगा, और केसेस ऐसे लाऊंगा जो आपको याद करने में भी आसान है और जो लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और केसेस याद करना भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसी हिसाब का सिंपल केस भी लाऊंगा। तो इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरा देखे करिए लास्ट तक। मेरी यही कोशिश होती है आपको जितनी बेस्ट हो सके उतनी बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों मैं आपसे अब अलविदा कहता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो यहाँ तक सुनी है, और इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले एग्ज़ामों में आप ज़रूर एग्ज़ाम बीट करेंगे और मेरे संग जुड़े रहिए। आगे चलकर मैं इसी तरह नए नए वीडियो, नए नए लेक्चर लाता रहूँगा। इसी के साथ फर्स्ट एंड एकेडमी लॉ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत होगा। धन्यवाद दोस्तों।